माना जा सकता था, लेकिन तब जब चोट उसके सिर पे होता या चोट उसके बाहरी अंगों में होता। उसके प्राइवेट पार्ट में चोट कैसे लगे, वो दवाइयाँ मिली हैं, उसके ट्रेसेस मिले हैं, ठीक है। पटना पुलिस की ये थोड़ी अपनी जगह पर इसलिए ठीक है कि जो दवाई बरामद की गई और जो दवाई की जब तफ्तीश की गई तो वो दवाई जहानाबाद के अरवल मोड़ से खरीदी गई थी। गर्ल्स हॉस्टल में भी वो बाहर निकलती है 1 मिनट के लिए, 1.5 मिनट के लिए, इस दौरान उसके साथ कुछ होने की आशंका नहीं है। राजधानी पटना में जिस तरह से जो है शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट छात्रा के साथ गलत हुआ, उसके बाद से जो है विपक्ष जो है सत्ता पक्ष पर आरोप लगाते आ रही है कि सत्ता पक्ष जो है बचा रही है आरोपियों को। उसको लेकर के जो है कई चर्चाएं तेज हुई, कई बार धरना प्रदर्शन भी हुआ, आंदोलन भी हुआ, लेकिन जो है एसआईटी टीम की गठन हो गई, अभी तक जो है कुछ नहीं। उसके बाद से जो है अब सरकार जो है सीबीआई को सौंप दी गई है केस। हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार जीवन ज्योति हैं। बात करेंगे जिस तरह से जो है शुरू से आप नीट छात्रा के मामले में आप देख रहे हैं, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, आपने कहा कि नीट छात्रा प्रकरण में शंभू गर्ल्स हॉस्टल में जो कुछ हुआ है, पहले ये बताइए कि क्या तफ्तीश में पुलिस ये बता पाई है कि छात्रा के साथ कहाँ कब क्या हुआ? अभी तक जो जांच हुई है उसमें पटना पुलिस पूरी तरीके से फेल है। और पटना पुलिस की जांच में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे आईजी पटना, और आपने देखा कि किस तरीके से सिर्फ उन्होंने अपनी बात रखी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं था, वो सिर्फ बयान दिया गया था मीडिया को, और जब मीडिया ने सवाल करने की कोशिश की तो वो चले गए। कुल मिलाकर पटना में जो शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट छात्रा की संदिग्ध मौत हुई थी, उस मामले में बिहार पुलिस का फेल्योर सामने आया है। और यही वजह है, यही कारण है कि फेल्योर अगर नहीं होता तो इस केस की जांच सीबीआई को नहीं दी जाती। फेल्योर क्यों हुआ इसका जवाब पुलिस नहीं दे पा रही है, क्योंकि पुलिस शायद वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है जहाँ से इस घटना के तार जुड़े हुए हैं। पुलिस अपनी थ्योरी दे रही है कि घटना पटना में नहीं हुई। इसके पीछे का रीज़न ये है कि जो सीसीटीवी फुटेज है वो सामने आ गया गर्ल्स हॉस्टल का। लेकिन क्या जो घटना की तारीख बताई जा रही है, या जब लड़की पटना से जहानाबाद गई थी दिसंबर के महीने में, क्या उसके पहले ही पटना में कुछ हुआ था उसके साथ? और अगर ऐसा हुआ था तो इसके लिए दोषी कौन है? पुलिस के पास इसका कोई जवाब अभी तक नहीं है। जिस तरह से देखा जा रहा है कि जो चित्रगुप्त नगर थाना क्षेत्र में जो है शंभू गर्ल्स हॉस्टल आती है, वहाँ के थाना प्रभारी 3 दिन तक जो है नहीं घटनास्थल पर जाते हैं। उनको प्राइवेट जो ड्राइवर है वो सीडीआर निकाल के लाते हैं। तो कहीं ना कहीं लगता है कि प्रशासन को मिली भगत थी पहले से या जानकारी थी। देखिए, मिली भगत की बात तो ये आरोप एक विपक्ष के तौर पर लगाया जा सकता है। हालांकि पत्रकारिता के लिहाज से देखा जाए तो निश्चित तौर पर ये एक गंभीर लापरवाही का मामला है और आपराधिक लापरवाही है पुलिस के लिए, क्योंकि एक थाना प्रभारी, अगर जो स्टिंग ऑपरेशन एक अखबार के द्वारा किया गया था उसमें जो उनका चालक है, निजी चालक जो है रोशनी कुमारी, जो थानाध्यक्ष थी तत्कालीन चित्रगुप्त नगर की, उनका निजी चालक ये बता रहा था कि 3 दिन बाद उसने जाकर डीवीआर निकाला था हॉस्टल से। तो ये बेहद गंभीर मामला था। और शायद बड़ी बात यह भी है कि इतने गंभीर मामला के सामने आने के बाद भी रोशनी कुमारी को सस्पेंड नहीं किया गया था। सस्पेंड तब किया गया जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि जो मृतक छात्रा है उसके अंडरगारमेंट्स पर सीमेन मिले हैं, उसके बाद सस्पेंड किया गया। तो रोशनी कुमारी को क्यों बचाया जा रहा था इसका जवाब भी पटना पुलिस नहीं दे सकी। कुल मिलाकर इस मामले में पटना पुलिस की फजीहत इसी कारण हो रही है कि ऐसा लग रहा था शुरू से ही कि पटना पुलिस ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि छात्रा की मौत संदिग्ध नहीं है, उसने आत्महत्या की है। चलिए मान लेते हैं उसने आत्महत्या की है। अगर आत्महत्या की है तो उसके अंडरगारमेंट्स पर सीमेन कहाँ से आया? मान लेते हैं कि उसके किसी के साथ रिलेशन रहे होंगे, लेकिन उसके शरीर पे चोट कहाँ से आया? उसके प्राइवेट पार्ट पे चोट है, उसके पीठ पे चोट है, उसके चेस्ट पे चोट है, नोचने के निशान है। इन तमाम सवालों का जवाब पटना पुलिस को देना चाहिए था कि ये चोट के निशान कहाँ से आए, सीमेन किसका था। मान लेते हैं पटना पुलिस की ही बात कि उसने आत्महत्या की थी, लेकिन इन सवालों का जवाब कौन देगा? पटना पुलिस को देना चाहिए था। बड़े बड़े अधिकारी यहाँ जांच कर रहे थे, आईजी खुद लीड कर रहे थे एसआईटी को। इसमें कई एसपी शामिल थे, सीनियर एसपी थे, एएसपी थे, कई डीएसपी शामिल थे जो खुद को काफ़ी काबिल मानते हैं। लेकिन हैरत की बात है कि इस मामले में तमाम काबिलियत जो है पुलिसकर्मियों की, बिहार पुलिस की, पटना पुलिस की, उनकी छीछा लेदर इसलिए हो रही है कि पुलिस किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पा रही है।
लेकिन देखा जा रहा है कि सबसे पहले जो है जब ये घटना के पूरी प्रकरण को जांच पड़ताल की गई तो पटना के एसएसपी ने जो है कह दिया कि जो है आत्महत्या है उसको जो है पूरी तरह से ख़त्म करके बोला कि नहीं इसमें कुछ नहीं है। लेकिन जब जैसे ही विपक्ष ने शुरू से आंदोलन किया उसके बाद से जो है आरोप लगाना शुरू किया और उनको जो पीड़ित के जो परिवार वाले हैं उन्होंने आरोप लगाया तो एसआईटी टीम के गठन के। लेकिन क्या मन में आया पटना के एसएसपी की, उन्होंने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देखिए, अगर आप शुरू से इस घटना की टाइमलाइन को देखेंगे तो छात्रा की मौत होती है। मौत की सूचना जब हम लोग इस खबर को देख रहे थे तो चित्रगुप्त नगर या पटना पुलिस का जो मीडिया ग्रुप है उसमें एक सूचना आती है। अचानक हम लोगों की नज़र भी जाती है कि चित्रगुप्त नगर थाना इलाके में एक लड़की की तबीयत बिगड़ गई थी जहर खाने से या दवाई खाने से। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, उसकी मौत हो गई। इसके बाद आपने देखा कि एएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीधे कह दिया कि उसने आत्महत्या कर ली है, बजाय इसके कि वो इंतज़ार करते, बजाय इसके कि एफएसएल की टीम जो घटनास्थल बताया जा रहा था प्राइमरी तौर पर, हालांकि वो घटनास्थल नहीं निकला पुलिस की जांच में शंभू गर्ल्स हॉस्टल, लेकिन पुलिस वहाँ पर अगर सही तरीके से जांच करती तो पता चलता। शुरू में ही पुलिस हड़बड़ा कर ऐसा बयान क्यों दे रही थी या इस घटना को तत्काल ये साबित करने का कोशिश क्यों कर रही थी कि आत्महत्या है, यहीं पे पुलिस जो है घिर रही है। लेकिन घटना की टाइमलाइन को आप देखेंगे अगर तो पुलिस की ओर से यह बताया गया या अभी तक जो जांच हुई है, हमने भी इससे बताया था कि पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में लड़की के साथ कुछ नहीं हुआ। लड़की यहाँ से जहानाबाद जाती है, जहानाबाद से वो पटना भी आती है, तमाम सीसीटीवी फुटेज है, पटना जंक्शन उतरती है और फिर गर्ल्स हॉस्टल चली जाती है। गर्ल्स हॉस्टल में भी वो बाहर निकलती है 1 मिनट के लिए, 1.5 मिनट के लिए। इस दौरान उसके साथ कुछ होने की आशंका नहीं है। अब सवाल है कि फिर उसके साथ क्या हुआ, क्योंकि कहा यह जा रहा था, दावा ये किया जा रहा था कई मीडिया चैनल्स की ओर से कि सीसीटीवी फुटेज के साथ छेड़छाड़ की गई है। अब पटना पुलिस कह रही है कि सीसीटीवी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, सारा सीसीटीवी फुटेज मौजूद है। सीसीटीवी फुटेज की भी एफएसएल जांच कराई गई है और ये सीसीटीवी में दिख रहा है कि कमरे का दरवाज़ा तोड़कर लड़की को बाहर निकाला गया है। अब सवाल ये है कि आखिर लड़की के साथ कहाँ क्या हुआ, और अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो पटना पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को मीडिया के सामने जवाब क्यों नहीं दे रही थी? क्यों पटना पुलिस भाग गई? पटना के आईजी क्यों भाग गए? एसएसपी क्यों भाग गए? तमाम जो एएसपी थे, डीएसपी थे, वो क्यों भाग गई? बताने से क्यों परहेज कर रहे थे कि आखिर लड़की के साथ क्या हुआ? आप जांच की तफ्तीश रिपोर्ट मीडिया के सामने रख रहे हैं तो आपको तो तफ्तीश रिपोर्ट पूरी तरीके से सामने रखनी चाहिए थी। आपने ये तफ्तीश रिपोर्ट रखी। अभी भी पटना पुलिस ये मान के चल रही है कि लड़की ने आत्महत्या की थी, क्योंकि प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल की ओर से जो कहा गया था कि लड़की के बॉडी में जो है वो दवाइयाँ मिली हैं, टेस्ट रिपोर्ट में या ब्लड यूरिन में जो है वो दवाइयाँ मिली हैं, उसके ट्रेसेस मिले हैं। ठीक है, पटना पुलिस की ये थोड़ी अपनी जगह पर इसलिए ठीक है कि जो दवाई बरामद की गई और जो दवाई की जब तफ्तीश की गई तो वो दवाई जहानाबाद के अरवल मोड़ से खरीदी गई थी, उसके भी तथ्य सामने आए हैं। हालांकि उसके भी मीडिया रिपोर्ट्स अलग अलग चले कि भाई वो दवाई उसके पिता की थी, लेकिन दवाई तो उसके कमरे से बरामद हुई और वही दवाई उसके बॉडी में थी। तो इस बात को मान सकते हैं कि लड़की ने दवाइयाँ खाई, लेकिन क्यों खाई, किस लिए खाई, आखिर क्या दिक्कत थी उसके साथ, उसके बॉडी पर सीमेंट कहाँ से आया, उससे चोट कैसे लगी, और पटना पुलिस को इतनी हड़बड़ी क्यों थी कि इसे साबित कर दिया जाए कि ये आत्महत्या है। आत्महत्या आपने साबित किया, आपने थ्योरी दी, आपने सबूत रखे, हमने मान लिया कि आत्महत्या है, चलिए हम मान लेते हैं। लेकिन आपको भी ये मानना होगा कि आप इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पाए हैं, क्यों नहीं ढूंढ पाए, और ऐसे में आप जो है कटघरे में रहेंगे कि आखिर कहाँ लड़की के साथ घटना हुई, उसको चोट कैसे लगी, क्यों लगी, किसने उसके साथ मारपीट की, किसने उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया। आप किसी सवाल का जवाब देने की स्थिति में नहीं है। लेकिन जिस तरह से जो है बिहार के डीजीपी विनय कुमार अपने आवास पर बुलाते हैं पीड़िता के माता को, बोलते हैं केस को जो है वापस कर लीजिए या मैनेज कर लीजिए, तो इससे क्या प्रतीत होता है? कहीं ना कहीं पटना पुलिस को जो है साख खराब होती है या दबाव दिया जाता है? देखिए, डीजीपी की ओर से कोई ऑफिशियल बयान नहीं दिया गया है। डीजीपी ने जो कहा वो परिजनों को कहा और पीड़िता की मां ने मीडिया को बताया कि डीजीपी विनय कुमार ने कहा है कि आप ये मान लीजिए कि आपकी बेटी ने आत्महत्या की थी, उसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ था। डीजीपी ने ये बात उसकी मां को कही है, जैसी उसकी मां का कहना है। ये हमारे पास इसका कोई तथ्यात्मक ये रिपोर्ट नहीं है कि डीजीपी ने ऐसा कोई बयान दिया है। अब रहा सवाल कि डीजीपी ने ऐसा क्यों कहा होगा। डीजीपी ने ऐसा इसलिए कहा होगा कि जो पटना पुलिस की तफ्तीश अगर आप देखेंगे, यह रिपोर्ट अभी तक जो आई है उसके हिसाब से पुलिस ये मान रही है या पुलिस ये मान चुकी है कि लड़की ने आत्महत्या की थी, उसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ है। ये बात अगर डीजीपी कह रहे हैं तो ये बात सोचनीय इसलिए है
कि अगर गलत नहीं हुआ है तो उसके शरीर पर चोट कहाँ से आए। अगर आप ये कहते हैं कि नींद की दवाइयाँ को खाने के कारण वो गिर गई, उसे चोट लगी, इसे माना जा सकता था, लेकिन तब जब चोट उसके सिर पे होता या चोट उसके बाहरी अंगों में होता, उसके प्राइवेट पार्ट में चोट कैसे लगे, नाखून के निशान किसके हैं, ये तमाम सवाल हैं जो पटना पुलिस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आप इस चीज़ से बच नहीं सकते हैं ये बोलकर कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली, आप फाइल क्लोज कर लीजिए। आत्महत्या कर ली है, ठीक है, लेकिन आपको इस सवाल का जवाब भी देना होगा कि आत्महत्या नीट की छात्रा ने क्यों की और इसके लिए गुनहगार क्यों है। आत्महत्या के लिए भी लोग गुनहगार होते हैं। अगर कोई आत्महत्या करता है तो उसके लिए कोई दोषी होता है, चाहे कोई कारण ही दोषी हो या कोई व्यक्ति दोषी हो। तो आप यह तो कोई कारण को सामने लाएं कि उसने आत्महत्या क्यों की, और कारण सामने आएगा तो व्यक्ति भी सामने आएगा, लेकिन अभी तक कुछ सामने नहीं आया। हालांकि इसमें एक बात और जो सामने आ रही है, या जो इस प्रकरण को चूँकि मैं भी शुरू से देख रहा था, तो जो मुझे मेरी तफ्तीश में भी ये था कि पटना में उसके साथ कुछ नहीं हुआ है। लेकिन एक बात जो समझ में आ रही है कि लड़की का कोई एक करीबी है जो इस पूरे मामले में कुछ सच्चाई जानता है और वो सच्चाई को छिपा रहा है। लड़की के साथ क्या हुआ था ये लड़की के किसी करीबी को तो पता है, और लड़की के साथ कुछ तो गलत हुआ था। और अगर आप पूछेंगे ऐसा क्यों, तो लड़की जब पटना से जहानाबाद गई थी, उसके ठीक एक दिन पहले रात में उसने अपने पिता को 1 से 4 बजे के बीच 2-3 बार कॉल किया था। अब सवाल ये है कि लड़की ने अपने पिता को कॉल क्यों किया गया होगा। लड़की ने अपने पिता को कॉल इसलिए किया है, तुम क्या कर रहे हो, लड़की ने अपने पिता को कॉल किया था, और लड़की ने अपने पिता को कॉल क्यों किया था यही जांच का विषय है। अब इस सवाल का जवाब पटना पुलिस को देना चाहिए था कि आखिर लड़की किस परिस्थिति से गुजर रही थी कि उसने अपने पिता को कॉल किया, जब उसके पिता ने कॉल नहीं उठाया तो उसने अपनी माँ को कॉल किया। उसके साथ क्या उस समय तक कुछ हो चुका था, ऐसी संभावना है। हो सकता है कि जब उसे पटना से ले जाया गया तो उसके पहले उसके साथ कुछ हुआ हो, लेकिन इस बात की जानकारी उसके किसी करीबी को थी। और ये बड़ा सवाल है कि आखिर पटना पुलिस इसकी तफ्तीश क्यों नहीं कर पा रही। कहा जा रहा है कि आपने एक बड़ा खुलासा किया, उनको कोई करीबी, तो पुलिस अभी तक जो करीबी है उनको अभी तक पकड़ क्यों नहीं रही है, या पकड़ी है तो पुलिस उसको बचाने की जो है कोशिश कर रही है, क्या है मामला क्या है? नहीं, पुलिस बचाने की कोशिश नहीं कर रही है। पुलिस को भी पता है कि इसमें कोई करीबी है जिसको इस पूरे घटना की जानकारी थी, लेकिन पुलिस ने यही कारण है कि लगभग 18 से 20 लोगों का डीएनए टेस्ट करवाया, जिसमें उनके करीबी भी शामिल थे। जो परिवार के लोग भी कह चुके हैं कि उनके मामा के बेटा का और कई परिजनों का डीएनए टेस्ट कराया, क्योंकि पुलिस को इस बात की आशंका थी कि इसमें कई परिजन शामिल हो सकते हैं, कोई परिजन शामिल है जिसे इस घटना की पूरी जानकारी है। लेकिन ये हैरत की बात है कि डीएनए मैचिंग भी नहीं हो पाया, और पुलिस उस कड़ी को भी नहीं जोड़ पाई है कि आखिर कौन करीबी है जिसको इस पूरी घटना की जानकारी है, लेकिन अब तक पुलिस की नज़र से वो दूर है। देखा जा रहा है तो पूरी मामला को जो है इन्होंने साफ तौर पर रख दिया। आपको बता दें कि जिस तरह से जो है वरिष्ठ पत्रकार जीवन ज्योति ने पूरी मामला को बताते हुए साफ तौर पर कह दिया है कि जिस तरह से देखा जाए तो जो लड़की है उसको कोई करीबी ही होंगे, लेकिन पुलिस जो है पूरी तरह से सुलझा नहीं पाई है, इसीलिए जो है केस सीबीआई को अब सौंपी गई। लेकिन देखना होगा बयान में निकलकर क्या होता है, तो अब सीबीआई ही बताए, क्योंकि जो है बिहार सरकार ने अब जो है सीबीआई को केस सौंप दी गई है। इनसाइडर लाइव के लिए पटना से ब्रजेश कुमार।